नमस्कार बच्चों। आज हम भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। मौसम की विविधता हमारे देश को विशिष्टता प्रदान करती है। सर्दी, गर्मी व बरसात यहाँ की प्रमुख ऋतुएं हैं, लेकिन बरसात का अपना विशेष महत्व है क्योंकि देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इसी बारिश पर निर्भर है। प्रत्येक साल गंगा के मैदानी इलाकों में गर्मी के महीनों में लू से और ठंड में शीतलहर से कई लोगों की जानें जाती हैं। क्या इस तरह की घटनाएं भारत के अन्य भागों जैसे दक्षिण, उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम भाग में भी घटती है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में एक दिन में ही इतनी वर्षा होती है जितनी राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में। दिसंबर महीने में जम्मू और कश्मीर राज्य की द्रास नामक जगह में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस शून्य से 45 डिग्री कम तक पहुंच जाता है, जबकि इस समय तमिलनाडु के चेन्नई में रात का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्या हमने महसूस किया कि हमारे इलाकों में साल के अलग-अलग महीनों में हवाओं की दिशा भी बदलती रहती है? कभी हवा उत्तर से या उत्तर पूर्व से आती है, तो कभी दक्षिण से या दक्षिण पश्चिम से। भारत के किसी भाग में बाढ़ आ जाती है तो उसी साल दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? उन्हें समझने के लिए हमें वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाओं को समझना जरूरी होगा। मौसम किसे कहते हैं? किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के दीर्घकालीन योग को जलवायु कहते हैं। आइए भारत की जलवायु और मौसम की तुलनात्मक अध्ययन करें। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है और हिमालय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन ध्रुव जैसी एक और यह पूर्वोत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय नम प्रकार का है, तो पश्चिम भागों में शुष्क प्रकार की है। आइए इसे अच्छे से और समझें। भारत की जलवायु भारत की जलवायु को मुख्यतः मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। देश में जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। हम दो तत्व तापमान और वर्षण को लेकर देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में उनमें किस प्रकार की भिन्नता है। मौसम और जलवायु किसी भी एक निश्चित भौगोलिक स्थान पर किसी भी एक निश्चित समय पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को मौसम कहते हैं। वातावरण की परिस्थितियां एक दिन के 24 घंटे में प्रतिपल बदलती रहती है। जलवायु किसी भी विस्तृत भौगोलिक परिवेश के मौसम तथा उनमें आए बदलाव का निष्कर्ष है। किसी भी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए उस स्थान की मौसमी परिस्थितियों का 30 वर्षों का अध्ययन जरूरी है। जलवायु क्षेत्र है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र। मौसम और जलवायु के तत्व: तापमान, वायुदाब,
पौने आर्द्रता वर्षण। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसके दो मुख्य कारक हैं। पहला है संबंधित स्थिति तथा उच्चावाच, दूसरा है संबंधित वायुदाब तथा पौने। संबंधित स्थिति तथा उच्चावाच अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावचान, समुद्र से दूरी, हिमालय पर्वत की उपस्थिति और भूमि तथा जल का वितरण। संबंधित वायुदाब तथा पौने। पृष्ठीय वायुदाब तथा पौने अपर नियत वायु परिसंचरण, पश्चिम विक्षोभ। इस तरह से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। अक्षांशीय स्थिति। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। अक्षांशीय स्थिति। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पृथ्वी की गोलाई वक्रता के कारण सूर्य से उतनी ही किरणें ज्यादा क्षेत्र पर पड़ती है, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सूर्य की ऊर्जा कम मात्रा में पहुंचती है, जिस कारण तापमान कम रहता है। इस प्रकार सूर्य ताप का वितरण अक्षांशों द्वारा निर्धारित होता है। इसे भूमध्य रेखा के आसपास अधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम तापमान पाया जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है तथा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। इससे दक्षिण की ओर का क्षेत्र अर्थात दक्षिण भारत भूमध्य रेखा के अधिक निकट है, जबकि उत्तर की ओर दूरी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में वर्ष भर उष्णता रहती है, जबकि उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी एवं शीतकाल में कड़ाके की ठंड पड़ती है। धरातल से ऊंचाई। हम धरातल से ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। वायुमंडल का तापमान मुख्य रूप से पार्थिव विकिरण पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा से बढ़ता है। वायुमंडल का निचला भाग पार्थिव विकिरण से अधिक और ऊपरी भाग कम ताप प्राप्त करता है। वायुमंडल के निचली परत में मौजूद जल वाष्प, धूलकण तथा विभिन्न प्रकार की गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ताप को अवशोषित कर लेते हैं, अतः धरातल के पास अधिक तापमान रहता है। वायुमंडल की ऊपरी सतह में इसकी कमी से तापमान कम रहता है। प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर औसत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि हम धरातल से जैसे जैसे ऊंची स्थानों पर जाते हैं, हवा विरल होती जाती है। सूर्य की सीधी किरणों की अपेक्षा विकिरण से धरातल के पास की हवा ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए गर्मियों में पहाड़ों पर कम तापमान होने के कारण लोग लेह, शिमला, मसूरी, मैनपाट आदि जगहों पर जाते हैं। विकिरण किसी गर्म वस्तु से तरंगों के रूप में निकली हुई ऊष्मा को विकिरण कहते हैं। दोपहर 12 बजे पृथ्वी को सूर्य से ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, लेकिन लगभग 2 बजे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि इस समय पृथ्वी की गर्म सतह से ऊष्मा तरंगें विकिरण के रूप में निकलने लगती हैं। वायुमंडल का तापमान मुख्य रूप से पार्थिव विकिरण अर्थात पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा से बढ़ता है। वायुमंडल का निचला भाग पार्थिव विकिरण से अधिक और ऊपरी भाग कम ताप प्राप्त करता है। वायुमंडल की निचली परत में मौजूद जलवाष्प, धूलकण तथा विभिन्न प्रकार के गैसें पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ताप को अवशोषित कर लेते हैं। आप देख रहे हैं पार्थिव विकिरण, सूर्य से आता हुआ प्रकाश और यहाँ धरती पर टकराने के पश्चात रिटर्न जो किरण प्राप्त होती है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। इस प्रकार से
धरातल की ऊंचाई से जलवायु में परिवर्तन। इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं, धरातल जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल दाब, फिर बादल, उसके बाद तापमान और गिर जाता है, -डिग्री में चला जाता है और बर्फ बन जाता है। तीसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र तटीय क्षेत्रों में साल भर लगभग एक समान तापमान होता है, अर्थात सम जलवायु, जबकि समुद्र से दूर के क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। हमने कक्षा 8वीं में विस्तार से समझा था कि सम जलवायु का अर्थ होता है सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान के अंतर का कम होना, तथा विषम जलवायु का अर्थ है सर्दी और गर्मी के महीनों में औसत तापमान का ज़्यादा अंतर होना। ऐसा क्यों होता है? पानी की विशेषता है कि वह देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा। इसके विपरीत स्थल भाग जल्दी गर्म होते हैं तथा जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन में चलने वाली कम गर्म समुद्री हवाओं से तापमान सम बना रहता है, परंतु समुद्र तट से दूर स्थित स्थान पर समुद्री हवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः वहाँ की जलवायु विषम होती हैं। इस ग्राफ में देखें, समुद्र से स्थल की ओर इस तरह से तापमान सम और विषम हो जाती है समुद्र से दूरी होने पर। हिमालय पर्वत की स्थिति। भारत के उत्तर उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में हिमालय एवं अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यहाँ इस नक्शे में आप हिमालय पर्वत श्रृंखला देख सकते हैं। उत्तर पूर्व से उत्तर की ओर इन ऊंची पर्वत श्रेणियों के कारण मध्य एशिया की ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये दक्षिण पश्चिम से चलने वाली मानसूनी हवाओं का बाहर जाने से रोकती है तथा ध्रुवीय ठंडी हवाओं को भी भारत में आने से रोकती है। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय की स्थिति जलवायु को एक नया रूप प्रदान करती है, जिसे उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के नाम से जाना जाता है। यह है भारत की हिमालय की स्थिति, चारों तरफ बर्फ से आच्छादित हिमालय पर्वत। वायुदाब एवं पवन तंत्र। वायुदाब का संबंध तापमान के साथ होता है। जब तापमान अधिक तो वायुदाब कम और जब तापमान कम तो वायुदाब अधिक होता है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ऐसा क्यों? निम्न वायुदाब का अर्थ होता है वहाँ की हवाओं का विरल होना। किसी भी स्थान की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे वहाँ की हवा विरल होती है। मान लें एक जगह पर 1 घन मीटर में हवा के अणुओं की संख्या 1 लाख है और दूसरी जगह पर 1 घन मीटर हवा में अणुओं की संख्या 1,10,000 है, तो कहेंगे कि पहली जगह पर हवा का दबाव दूसरी जगह से कम है। अब दूसरी जगह से हवा पहली जगह की ओर बहेगी। वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का जल के विभिन्न स्रोतों पर प्रभाव। कृषि, बाढ़, सूखा, भूमिगत जल, जल का प्रयोग, जल का स्वभाव, बांध, आवास, नदियों का जल, बर्फीले पहाड़ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सब से जलवायु परिवर्तन होते हैं। मानव द्वारा निर्मित कारण। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं
औद्योगिकरण, नगरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, निर्वनीकरण आदि भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण बन गए हैं। इसका जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। मॉइस्चर एयर, एयर कूलर्स, रेंस, कोल्ड ड्राई एयर, ये धरातल की स्थिति के आधार पर जलवायु परिवर्तन। ऋतुएं। भारतवर्ष में ऋतुओं को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। परंतु मौसम विभाग द्वारा भारत में वर्ष को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है शरद ऋतु और चौथा है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। ग्रीष्म ऋतु, इसकी शुरुआत मार्च से मई के महीने में होती है। सूर्य की किरणें लंबवत उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगती है। तापमान दक्षिणी भारत से उत्तर की ओर क्रमशः बढ़ने लगता है। मार्च के महीने में अधिकतम तापमान कर्नाटक, अप्रैल में मध्य प्रदेश तथा मई महीने में राजस्थान में महसूस किया जाता है। भारत में यहाँ पर देखें ग्रीष्म ऋतु में तापमान, तो दक्षिण भारत में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्य भारत में अप्रैल के महीने में 38 डिग्री सेंटीग्रेड और उत्तर भारत में राजस्थान में मई महीने में 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म ऋतु लगभग मार्च से मई के अंत तक रहती है। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। मार्च के बाद से मई तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उस समय उत्तर भारत में तापमान अपने चरम पर होता है। तापमान की अधिकता के कारण थार के मरुस्थल से लेकर पूर्व में गंगा के मध्य मैदान तक कम वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है। मार्च से मई तक उत्तर भारत में दिन में गर्म एवं शुष्क पश्चिमी अर्थात पछुआ पवनें तेजी से बहती हैं, जो रात में धीमी हो जाती हैं एवं दिशा कोई निश्चित नहीं होती। इन पवनों को लू कहते हैं। ये पवनें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य मैदानी भागों में महसूस की जाती है। इन महीनों में कभी-कभी धूल भरी तेज आंधी के साथ बारिश भी होती है, जिससे तापमान कम हो जाता है। उन्हें अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाली और दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि कहते हैं। कभी-कभी समुद्र की ठंडी पवनों के साथ मिलने से ये तूफान कम रूप ले लेती हैं, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश होती है। ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन होते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक तरफ हरा भरा माह और दूसरी तरफ आग से झुलसता हुआ माह। जलवायु परिवर्तन। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु लगभग जून से सितंबर तक रहती है। संपूर्ण भारत में लगभग 85 से 90% वर्षा इन्हीं महीनों में होती है। भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में भी वर्षा इसी समय होती है। इस समय तापमान, वायुदाब, पवनों के बहने की दिशा तथा वर्षा की दिशाओं में अन्य ऋतुओं की तुलना में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में गिरावट आ जाती है क्योंकि नम हवाएं चलने लगती हैं। कृषि संबंधित सभी कार्य शुरू हो जाती हैं।
भारतीय मानसून उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जब हवाएं प्रवाहित होती हैं तो उस समय भारत में मानसूनी वर्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। मानसूनी हवाओं का इस प्रकार से दबाव मानसून की आगमन मानसून का आगमन यहाँ पर आप देखें, दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून, 5 जून, 10 जून, 15 जून। यहाँ पर नीला जो गाढ़ा नीला है वो 1 जून को कहाँ कहाँ पर आता है आप देखेंगे। ये है मेघालय और दक्षिण भारत, चेन्नई की ओर। 5 जून को जब देखें तो कर्नाटक और ये है पूर्वी भारत। 5 जून की स्थिति में असम में मानसून पहुंच जाती है और इधर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। 10 जून की स्थिति में मानसून का प्रवाह आगे बढ़ता है और यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होता हुआ बिहार की ओर आगे बढ़ती है। उसके बाद 15 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ओर मानसून आगे बढ़ता है। उसके पश्चात 1 जुलाई 1 जुलाई को उत्तर पूर्वी मानसून 1 जुलाई पहुंचता है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से। 15 जुलाई को उत्तर पूर्वी मानसून पहुंचता है पंजाब, राजस्थान के कुछ क्षेत्र और ये जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र। 1 अगस्त को राजस्थान के थार रेगिस्तान की ओर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून को हम देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, इसकी शुरुआत जून से सितंबर से माह में होती है। जून से सितंबर के माह में होती है। पश्चिम भारत में उच्च तापमान के कारण वहाँ निम्न वायुदाब केंद्र निर्माण हो जाता है। निम्न वायुदाब के कारण विषुवत वृत्त की ओर से बहने पवनें इस केंद्र की ओर आकर्षित होती है तथा भारी वर्षा करती है। कुछ समय लगातार वर्षा के पश्चात मानसून में विरल आता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून का मानचित्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र। फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो, यदि उस दिशा में मुख करके अथवा जिस दिशा में पवन आ रही हो उस दिशा की ओर पीठ करके खड़े हो जाएं, तो पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह नियम सभी गतिमान वस्तुओं पर लागू होता है। अरब सागरी मानसून। ये मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर बहती है।
ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में वर्षा करती है। यह शाखा सबसे पहले भारत के पश्चिम घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में खूब वर्षा करती हैं। ये हवाएं जब पश्चिमी घाट को पार करती हैं तो पूर्वी ढाल में उतरते समय उनमें नमी कम हो जाती है एवं ये गर्म व शुष्क हो जाती हैं। इसलिए इस मार्ग में वर्षा कम होती है और यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। मुंबई में जून से सितंबर तक लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पुणे में 50 सेंटीमीटर। नर्मदा की घाटी से मानसून अंदर की ओर जाती हुई छोटा नागपुर के पठार पर बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिलकर भारी वर्षा करती है। इसी का एक भाग काठियावाड़ कच्छ की ओर से राजस्थान के रेगिस्तान में प्रवेश करता है। राजस्थान का अरावली पर्वत इन पर्वतों के समानांतर पड़ता है, इसलिए यह पवनों को रोक नहीं पाता और इस क्षेत्र में साल में औसत 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून। यह शाखा दो भागों में बढ़ जाती है। पहली म्यांमार तट की ओर बढ़कर आराकानयोमा पहाड़ी से टकराकर इसकी पश्चिमी ढालों पर वर्षा करती है। दूसरी शाखा बंगाल और असम की ओर बढ़ते हुए खासी एवं गारो की पहाड़ियों में वर्षा करती है। यहीं पर मेघालय में स्थित मासिमराम में दक्षिण की सर्वाधिक वर्षा होती है। यह हवा हिमालय तथा अराकानयोमा पर्वत श्रेणियों के कारण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा ज्यों-ज्यों पश्चिम की ओर जाती है, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। गुवाहाटी, पटना, इलाहाबाद, भरतपुरा और जैसलमेर में होने वाली वर्षा से इसे समझा जा सकता है। अरब सागरी मानसून। इस तरह इसका प्रवाह होता है। शरद ऋतु या मानसून की वापसी। अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न वायुदाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती हैं। यहाँ स्थानांतरण चक्रवर्ती निम्न दाब से संबंधित होता है, जिससे अंडमान सागर के आसपास वक्रवात चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और कभी-कभी ये विनाशकारी रूप ले लेते हैं, जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। कभी-कभी ये चक्रवात ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के कारण होता है। अक्टूबर माह में देश के अधिकांश भागों का औसत तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। राजस्थान, गुजरात एवं पूर्वी तटीय मैदान में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के आंतरिक भागों में यह 25 डिग्री सेल्सियस में से कम रहता है। शीत ऋतु। दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का समय होता है। इस समय उत्तर भारत में तापमान में काफ़ी गिरावट आती है। जनवरी फरवरी में पंजाब, कश्मीर आदि में तापमान हिमांचल हिमांक के नीचे चला जाता है। जबकि दक्षिण भारत का औसत तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है कि जनवरी फरवरी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल उगती है और केरल तथा तमिलनाडु में चावल की फसल लहलहाती है। इन दिनों चक्रवात के कारण तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी वर्षा होती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से कश्मीर और उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा या हिमपात होता है। उत्तर भारत में इन महीनों में अक्सर कोहरा छाया रहता है। शीतकालीन तापमान का यह तस्वीर। ला नीना और अल नीनो। मानसून। भारत का मानसून हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर के पश्चिमी तट के पास समुद्र में
घटने वाले समुद्री घटना से भी प्रभावित होती है। प्रशांत महासागर के गर्म एवं ठंडा होने की दोनों घटनाएं समुद्र में घटती है, जिसे वायुमंडल में उतार चढ़ाव होता है। इस घटना से अंततः उष्णकटिबंधीय मिलन क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिण तक हो जाता है। इसका प्रभाव हिंद महासागर तक देखा जा सकता है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ती है, तब उनकी गति सामान्य से कम हो जाती है, क्योंकि यही हवा दक्षिण पश्चिम मानसून को जन्म देने में मदद करती है। इसलिए भारत का मानसून कमजोर हो जाता है। समुद्र से नमी वाला हवा कम आती है और परिणामतः वर्षा कम होती है। अतः कहा जाता है कि जब जब एल नीनो की घटना घटती है, भारत का मानसून कमजोर होता है। यह प्रशांत महासागर के पानी को असामान्य रूप से किसी साल औसत से ज़्यादा गर्म कर देती है, तो किसी साल ज़्यादा ठंडा। ऐसा कुछ सालों के अंतराल में होता रहता है। पेरू में इसके कारण सर्दियों में काफ़ी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। ऐसा अनुभव भी रहा है कि वहाँ गर्म पानी में मछलियाँ भी कम मिलती हैं। इसे एल नीनो अर्थात शिशु जीसस कहते हैं, क्योंकि यह क्रिसमस के आसपास होता है। इस घटना के विपरीत पूर्वी प्रशांत महासागर जब ठंडा हो जाता है, तो इसे ला नीना अर्थात लड़की कहते हैं। भारत में लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 91 में एल नीनो के कारण मानसून के आगमन में 5 से 12 दिन की देरी हो गई थी। जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना में आ रहे परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के भावी परिणाम से पूरा विश्व चिंतित है। जलवायु का अध्ययन करते समय हमने जाना कि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को कहा गया है। इसका अर्थ सालों से बना हुआ एक चक्र है। इस चक्र में परिवर्तन आ रहा है। यही परिवर्तन चिंता का विषय है। यद्यपि इसकी गति धीमी है, लेकिन भविष्य में इसके परिणाम अनेकानेक समस्याओं को जन्म देंगे, जैसे वर्षा के आने का समय आगे पीछे होना, हिमनद का सिकुड़ना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि वर्षा ऋतु का जो समय निर्धारित है, उसके बदल जाने से फसल चक्र बदल जाएगा और भूमि का उपयोग प्रभावित होगा। अखबारों में छपी मौसम से संबंधित खबरों को इकट्ठा करें। अखबारों में छपी मौसम से संबंधित खबरें। अन्नदाता पर फिर संकट की बादल। मौसम के बदले चक्र में बढ़ाई चिंता। इस प्रकार की समाचार जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं।